मैं 3 साल से इस गांव का इकलौता सुपरमार्केट चला रही हूँ, लेकिन आज तक एक भी कस्टमर नहीं आया। सब कहते हैं कि मेरी दुकान की लोकेशन ही मनहूस है। मैं दुकान बंद करने की तैयारी में ही थी कि तभी एक खूबसूरत आदमी अंदर आया, जिसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। मुझे कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि घबराहट और डर महसूस होने लगा। क्या तुम इंसान हो या भूत? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी गर्दन घुमाई और पूछा, यहाँ पेट भरने के लिए कुछ मिलेगा? क्या ये इंस्टेंट नूडल्स, स्नैक्स और वो छोटे पैनासिटोस खाना ही है? लेकिन उसे इतना लंबा चौड़ा देखकर मुझे लगा कि ये सब उसका पेट नहीं भर पाएंगे। मैंने अपना सिर पीटा और 2 डिब्बे कंप्रेस्ड बिस्किट्स के निकाले जो बिक नहीं रहे थे। ये मिलिट्री कंप्रेस्ड बिस्किट्स बहुत भारी होते हैं। एक पैकेट ही एक फुल मील के बराबर है। इतना छोटा पैकेट, क्या वाकई इससे 2 वक्त का खाना हो जाएगा? वो उस रैपर को पलट कर देखने लगा, लेकिन उसे खोल नहीं पाया। पक्का है ये भूत ही है। इसे कंप्रेस्ड बिस्किट्स के बारे में भी नहीं पता। मैंने उसे सब्र के साथ पैकेट खोलना सिखाया और उसे दे दिया। 2 पैकेट, पक्का इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। वाह, ये तो बहुत खुशबूदार, मीठा, नमकीन और क्रिस्पी है। ये काफ़ी अच्छे हैं, बस थोड़े सूखे हैं। मैंने कहा, इसे पियो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। लू चैन फेन ने वो ट्रांसपेरेंट बॉटल पकड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो एक पल के लिए झिझका और फिर सीधे अपने दांतों से ढक्कन चबाने लगा। ये देखकर मैं हैरान रह गई। बस अब तय हो गया, ये एक बेवकूफ़ भूत है। अफसोस, इतना अच्छा चेहरा और शरीर मिला है पर अक्ल नहीं। मैंने उसे बोतल का ढक्कन खोलना सिखाया और जब उसने सीख लिया, तब जाकर मुझे चैन मिला। लुओ चांग फेन ने एक घूंट पिया। पानी बिल्कुल साफ था, उसमें कोई अजीब महक नहीं थी। फिर उसने जल्दी जल्दी सारे कंप्रेस्ड बिस्किट्स खा लिए और सारा पानी पी लिया, लेकिन अभी भी उसका पेट नहीं भरा था। जब मैंने देखा कि चांग फेन की नज़र बाकी बचे 2 डिब्बों पर है, तो मैंने उन्हें अपने हाथ से दबा लिया। ये पानी के साथ पेट में फूलते हैं, अगर और खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। लियो चांग फेन ने अपनी सहमति दी। इन 2 डिब्बों की कीमत क्या है? 2 डिब्बों में 40 पैक्स थे, यानी कुल 400 कॉपर कॉइन्स तो बहुत सस्ते हैं। मुझे खुले पैसे नहीं चाहिए। अगर ये अच्छे निकले तो मैं फिर आऊँगा। इतना कहकर लुओ चान फेन ने दोनों डिब्बे उठाए और जाने के लिए मुड़ गया। मैंने अपने सामने रखे उस नकली लगने वाले सिल्वर इंगॉट को देखा। एक पल के लिए झिझकी और फिर उसके पीछे भागी, लेकिन वो आदमी एक बंद गली में गया और गायब हो गया। हे भगवान, क्या वो सच में कोई भूत था? फिर मैंने दुकान बंद की और उस इंगॉट को पॉन शॉप ले गई। पता चला कि वो इंगॉट असली था। पॉन शॉप के मालिक ने फौरन 7,000 ऑफर किए। कंप्रेस्ड बिस्किट्स के 2 डिब्बों की कॉस्ट सिर्फ 250 थी, यानी मुझे सीधे 6,000 से ज़्यादा का फ़ायदा हुआ। ये तो बहुत ही तगड़ा सौदा था। ये याद करते हुए कि उस खूबसूरत भूत ने कहा था कि वो वापस आएगा, मैंने सीधे 20 बॉक्सेस कंप्रेस्ड बिस्किट्स और कई बॉक्सेस पानी खरीद लिया। इधर लियो चानफेन उन बिस्किट्स के साथ रेगिस्तान के किनारे बसे शहर वापस पहुंचा। डॉक्टर जू उन कंप्रेस्ड बिस्किट्स को देखकर दंग रह गए। इसे देखो, चेक करो कि कहीं इसमें जहर तो नहीं है। डॉक्टर जू ने हैरान होकर बात मानी। उसे सूंघा, चखा और खुशी से चिल्लाया, जनरल, इसमें जहर नहीं है, ये खाने लायक है और बहुत स्वादिष्ट है। ये चीज़ आई कहाँ से है? जब से आर्मी जॉनजू के बाहर पहुंची थी, वो धूल भरी आंधी, पानी और खाने की कमी से जूझ रही थी। सप्लाईज पहुंच नहीं रही थीं और फिलहाल जॉनजू को जीतना मुमकिन नहीं लग रहा था। फौज बड़ी मुसीबत में थी। लुओ चान फेन ने फौरन ऑर्डर दिया, सबको खबर कर दो, हर टीम सिल्वर इंगॉट्स इकट्ठा करे। मेरे साथ आओ ये सब खरीदने के लिए। जनरल, हमने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा। ऊपर से इलाका पूरा तबाह हो चुका है, लोग यहाँ से भाग चुके हैं। भला यहाँ व्यापारी कहाँ होंगे? ये सब अजीब है। जनरल, सावधान रहे। क्या तुम्हारे पास खाना और पानी हासिल करने का कोई और तरीका है? सब खामोश हो गए। मौजूदा हालात को देखते हुए वो सिर्फ खतरा ही मोल ले सकते थे। लुओ चान फेन 30 हथियारों से लैस सैनिकों को लेकर उस गली में गया, लेकिन सिर्फ वही अंदर जा पाया। मलबे के बीच खड़े सैनिक एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। कहाँ है वो दुकान जिसके बारे में उन्होंने बताया था? यहाँ तो कुछ नहीं है। और हमारे जनरल कहाँ गए? सैनिक घबरा गए और कुछ करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि लुफन उलझन भरे चेहरे के साथ उसी दरवाजे से बाहर निकल रहा है। तुम लोग अंदर क्यों नहीं आए जनरल? हम अंदर गए थे, पर वहां सिर्फ खंडहर है। आप वहां नहीं थे। लू चान फेन ने दूसरों के साथ कई बार टेस्ट किया और हर बार वही हुआ। उसे धीरे धीरे समझ आ गया कि शायद सिर्फ वही इसे देख सकता है। लियो चान फेन फिर से अंदर आया। मैं सामान खरीदने आया हूँ। उसने काउंटर पर सिल्वर और कॉपर कॉइन्स रख दिए। पिछली बार वाले बिस्किट्स और पानी, इतने पैसों में कितना मिल जाएगा? मैंने काउंटर पर बिखरे सिल्वर कॉइन्स, इंगॉट्स और कॉपर कॉइन्स को देखा।
मेरी नज़र दो सिल्वर इंगॉट्स पर थम गई। वो पिछली बार वाले से भी बड़े थे। बाकी खुले सिल्वर और कॉपर कॉइन्स के साथ मैंने थूक निकला और खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए एक कोने की तरफ इशारा किया। अभी अभी आए 20 बॉक्सेस कंप्रेस्ड बिस्किट्स और पानी, ये सब ले जाओ। फिलहाल मेरे पास इतना ही है। अगली बार तुम हर चीज़ के 50 बॉक्सेस ला सकती हो। कोई बात नहीं, तुम कल आकर ले जाना। फिर मैंने उसे इंस्टेंट नूडल्स के कई डिब्बे और लंच मीट के कुछ कैंस दिए। काफ़ी सोचने के बाद मैंने उसे एयरवोतो की एक बॉटल भी दी। लू चैन फेन को वो सारा सामान बाहर ले जाने के लिए पिछले दरवाजे से कई चक्कर लगाने पड़े। उसके जाने के बाद मैं तुरंत पॉन शॉप पहुंची। मिस, आप आ गई, बैठिए। मैंने हाथ हिलाया और कपड़े का थैला खोला। जब मालिक ने उन सिल्वर इंगॉट्स को ध्यान से देखा तो उसने खुशी से कहा, ये दोनों सिल्वर इंगॉट्स 10 टेल्स के हैं। इनकी कंडीशन भी बहुत अच्छी है। इनकी कीमत 10,000 तक हो सकती है। मैंने फौरन वो इंगॉट्स वापस ले लिए और 3 कॉपर कॉइन सामने रखे। जरा इन 3 सिक्कों को भी देखिए। मालिक ने सिक्कों को देखा और अपनी भौहें सिकोड़ने लगा। अजीब है, मैंने इन 3 कॉपर कॉइन्स का पैटर्न पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इन तीनों की चमक असली है और ये नकली नहीं लगते। मिस, मैं पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकता। ऐसा करते हैं, मैं ये 2 सिल्वर इंगॉट्स रख लेता हूँ और इन 3 कॉपर कॉइन्स की फ़ोटो अपने मास्टर को दिखाऊंगा। जैसी कोई खबर मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। मैं सिर हिलाया और उन 20,000 ड्यूएन्स के साथ पॉन शॉप से बाहर आ गई। घर पहुंचकर मैंने हिसाब लगाना और सामान खरीदना शुरू किया। आज मुझे कुल 20,000 ड्यूएन्स का मुनाफा हुआ था और वो खुले चांदी और तांबे के सिक्के तो अलग थे। ये तो अंधाधुंध कमाई है। कल मैं और ज़्यादा कंप्रेस्ड बिस्किट्स खरीदूंगी। अगली सुबह मैं सोकर उठी ही थी और सामान की डिलीवरी ली थी कि तभी लो चान फेन अंदर आया। दरवाजे के पास कंप्रेस्ड बिस्किट्स और मिनरल वाटर का ढेर देखकर उसकी नज़रें वहीं जम गईं। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या सब तैयार है? क्या इतना काफ़ी होगा? लियो चान फेन को पैसे देने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वो दुकान में घूमने लगा। तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा पेट भरने वाला खाना कौन सा है? ये ले जाने में आसान है और पेट भी भरता है। ये मिलिट्री राशन है। सैनिक इसे लंबी मार्च के दौरान इस्तेमाल करते हैं। तुम ऐसे और कितने तैयार कर सकती हो? जितने तुम्हें चाहिए। लू चान फेन के चेहरे पर शक के भाव आए। तो फिर मुझे 5,000 बॉक्सेस कंप्रेस्ड बिस्किट्स और 5,000 बॉक्सेस पानी चाहिए। ये भूत तो सच में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। एक बार में 10,000 बॉक्सेस मांग रहा है। इसे कहते हैं भूतों वाली बातें। क्या भूत भी राशन खाते हैं? क्या वो अगरबत्ती का धुआं नहीं खाते? लू चानफन को शायद अंदाजा था कि मुझे यकीन नहीं होगा। उसने कपड़े का एक थैला उठाया। ये बयाने के तौर पर कुछ गोल्ड कॉइन्स हैं। अगर काम हो गया तो सामान लेते वक्त मैं तुम्हें 200 टेल्स सोना और दूंगा। मैंने जोश में आकर उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हम दोनों के हाथ गलती से एक दूसरे से टकरा गए। वो खुरदरा और गर्म एहसास किसी भूत का नहीं हो सकता था। मैं हैरानी भरे चेहरे के साथ खुद को बोलने से रोक नहीं पाई। तुम इंसान हो? क्या तुम्हें लगा था कि मैं नहीं हूं? मेरा पिछला दरवाजा एक बंद गली में खुलता है, वहां से कोई गुजर नहीं सकता। लू चांग फेन ने मेरी आंखों में देखा जहां साफ लिखा था कि ये एक भूत है। हम दोनों खामोश हो गए। मुझे लगता है हमें खुलकर बात करनी चाहिए। ठीक है। बातचीत के बाद मैं दंग रह गई। तुम कह रहे हो कि तुम लियान के जनरल हो, अपने राज्य को बचाने के लिए जॉन जो पर हमला कर रहे हो। अभी तुम जॉन जो शहर के बाहर सिमा नाम की जगह पर रुके हुए हो। 10,000 सैनिकों की सप्लाई लाइन कट चुकी है। अब वहां पानी और खाने की कमी है। और फिर इत्तेफाक से तुम्हें यह दरवाज़ा मिला और तुम मेरी दुकान में आ गए। अब तुम अपने सैनिकों के लिए मेरी दुकान से ज़रूरी खाना और पानी खरीदना चाहते हो? हाँ। लियो चानफिन ने जब देखा कि मेरे सवाल खत्म हो गए हैं तो उसने शुरू किया, तुम कहती हो कि तुम्हारे शहर के लोग तुम्हारी तरह कपड़े पहनते हैं और तुम्हारे देश की आबादी 100 मिलियन, जहाँ सब पेट भरकर खाते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं और ऐसे घरों में रहते हैं। हाँ। और तुम्हारे देश में जंग नहीं हो रही? हाँ। मैंने दाना चुगने वाली मुर्गी की तरह बार बार सिर हिलाया। सवाल जवाब के इस सिलसिले के बाद लू चान फैन के पास सिर्फ जलन और हैरानी बची थी। तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो। लेकिन फिर उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। जब सब लोग कपड़े अफोर्ड कर सकते हैं तो तुम इतने कम कपड़े क्यों पहनती हो? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मुझसे बोलने में गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए मिस। जब मैंने देखा कि वो ईमानदारी से माफ़ी मांग रहा है तो मैंने उसे माफ़ कर दिया। जब लो चानफन गया तो वो आज के खरीदे हुए कंप्रेस्ड बिस्किट्स और मिनरल वाटर अपने साथ ले गया। साथ ही वो 50 टेल्स के सिल्वर इंगॉट्स भी छोड़ गया। मैंने पहले वो कपड़े का थैला खोला। उसके अंदर सोने के 10 सादे इंगॉट्स थे। मैंने 2 सोने के इंगॉट्स अपने बैग में रखे और पॉन शॉप की तरफ चल दी। 5,000 बॉक्सेस कंप्रेस्ड बिस्किट्स और पानी खरीदने के लिए कम से कम 80,000 की ज़रूरत थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए पहले मुझे सोने के इंगॉट्स बेचने थे। जब जियू यानजो ने मुझे अंदर आते देखा
तो उसकी आंखें चमक उठीं। मिस, आप फिर आ गई। आज कौन सा अच्छा माल लाई हैं? मैंने दुकान में एक और बुजुर्ग आदमी को देखा और कोई जवाब नहीं दिया। जियांजो ने मेरी हिचकिचाहट को भांप लिया और तुरंत परिचय कराया। ये मेरे मेंटर हैं, प्रोफेसर नियान, कल्चरल रेलिक्स आइडेंटिफिकेशन के डॉक्टर। मेरा डर थोड़ा कम हुआ। मैंने मुट्ठी भर टॉयलेट पेपर निकाला और मेज पर रख दिया। प्रोफेसर नियान ने बड़ी सावधानी से उस टॉयलेट पेपर को खोला। जब उन दोनों के सामने एक चमकता हुआ पीला गोल्ड इंगॉट आया तो दोनों दंग रह गए और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो सोने का इंगॉट है। सोने के इंगॉट्स चांदी से बिल्कुल अलग होते हैं, यहाँ तक कि प्राचीन काल में भी आम लोग लेन देन के लिए सोने के इंगॉट्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। बाजार में ये बहुत कम चलते थे। क्या आप इसे भी बेचना चाहती हैं? मैं सिर हिलाया। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। इस सोने के इंगॉट की कीमत 8 लाख है। 8 लाख? मेरे पास ऐसे दो हैं। प्रोफेसर नियान और जियो यांगजू अपनी हैरानी को काबू में नहीं कर पाए। जैसे ही मैं पॉन शॉप से बाहर निकली, मैंने होलसेल वेयरहाउस के मालिक को ऑर्डर देने के लिए कॉल किया। अगले दिन लुओ चान फेन वक्त पर पहुंच गया। सामान से लदे प्लेटफॉर्म ट्रक को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। लुओ चान फेन ने मुझे भेड़ की खाल का एक थैला थमाया। उसे खोलने पर मैंने देखा, थैला सोने के 20 इंगॉट से भरा हुआ था। बाकी के पैसे ये रहे, अब सामान ले जाने दो। लियो चान फेन ने वो ट्रक पिछले दरवाजे से बाहर निकाला। बाहर इंतजार कर रहे सैनिकों ने तेजी से सामान उतारा और घोड़ा गाड़ियों पर लाद दिया। फिर उन्होंने लुओ चांग फेन के जरिए खाली ट्रक वापस भेज दिया। वो काफी उत्साहित लग रहा था। ये हजारों बॉक्सेस सामान जंग शुरू करने के लिए काफी है। शायद अब हम सीधे जॉन जो को जीत पाए। जेफा, क्या आपके पास जख्मों के लिए दवाइयां हैं और घाव साफ करने के लिए तेज शराब? तुम्हें डर है कि जंग में घायल होने पर दवाइयां खत्म हो जाएंगी? इसका हल आसान है। मुझे चांदी दो और मैं तुम्हें सामान लाकर दूंगी। फिलहाल मेरे पास इतना ही है। अगर ये काफ़ी नहीं है तो अगली बार मैं और ले आऊंगी। लू चान फैन ने मुझे एक थैला थमाया जिसमें 10 टेल्स के 20 सिल्वर इंगट्स और 10 टेल्स के 10 गोल्ड इंगट्स थे। हिसाब चेक करने के बाद मैंने बिना हिचकिचाहट उसे ले लिया। ठीक है, मैंने कहा, सुनिए, मैं सुपरमार्केट से बोल रही हूँ। मुझे 300 पाउंड्स डबल नीडल वाइन चाहिए। इसे जितनी जल्दी हो सके सुपरमार्केट पर पहुंचा दीजिए। मैंने पास की ही एक डिस्टिलरी के मालिक से सीधे शराब का ऑर्डर दिया, 300 पाउंड्स डबल नीडल वाइन। वो इसे मेरी दुकान पर ले आए। शराब का इंतजाम होने के बाद मैंने ऑर्डर पर हीमोस्टैटिक पाउडर और डिसइंफेक्टेंट खरीदा। इसके अलावा नॉन सूसर ड्रेसिंग्स, पैचेस और कई एंटी इन्फ्लेमेटरी और बुखार की दवाइयाँ भी लीं। जब खरीदारी पूरी हो गई तो मैंने पूरे सामान पर एक आखिरी नज़र डाली। कुल मिलाकर 60,000। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी होना चाहिए। रात होते ही लुओ चन फोंग फिर से मेरी दुकान में दाखिल होता है, लेकिन उसके शरीर से खून की तेज गंध आ रही है और उसके आर्मर पर खून के गहरे धब्बे लगे हैं। उसने अपना चेहरा जानबूझकर साफ किया हुआ है, लेकिन उसके बाल अभी भी बिखरे हुए हैं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। जंग शुरू हो चुकी है। मैं उसे समझाती हूँ, ये वो दवाइयाँ हैं जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी हैं। मुमकिन है कि ये उन दवाओं से अलग हों जो तुम लोग इस्तेमाल करते हो। क्या तुम्हें ये शब्द समझ आ रहे हैं? शायद नहीं। मुझे भी तुम्हारे अक्षर लिखने नहीं आते, तो मैं इन्हें तुम्हारे लिए जोर जोर से पढ़ूंगी। तुम खुद इन्हें लिखो और ले जाने के लिए हर पैकेट पर चिपका दो। मैं लेबल्स का एक बड़ा पैकेट निकालती हूँ और उसे इस्तेमाल करने के तरीके और बीमारियों के बारे में विस्तार से बताती हूँ। लुओ चान फेंग एक एक लेबल लिखता है और उसे सही प्लास्टिक बैग पर चिपकाता जाता है। जल्द ही उसने सारे लेबल्स लगा दिए। मैं कहती हूँ, यहाँ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल है जो तुमने मांगा था। क्या तुम इसे चखना चाहोगे? वो मना कर देता है, ज़रूरी नहीं है। आज रात हमें शहर पर हमला करना है, शराब पीना मना है। मैं जवाब देती हूँ, ठीक है, ये सब ले जाओ। अगर ये सही से काम करे तो मैं फिर से आऊँगा। मैंने 60,000 का सामान 8 गोल्ड बार्स के बदले बेच दिया। 80,000 प्रति बार के हिसाब से ये असल में 8 लाख है। ये तो रातों रात अमीर होने जैसा है। मैं उसे विदा करती हूँ, कल फिर आना। अलविदा। उस रात मैं मीठे सपने देखते हुए सो गई, इस बात से बेखबर कि लुओ चान फेंग अपने सैनिकों के साथ योनजो शहर पर रात के अंधेरे में हमला कर रहा है। उधर कैंप में उस रात लियो चैन फेंग लगभग वहीं रुक गया और हमले का नेतृत्व नहीं कर पाया, क्योंकि जो दवाइयां वो आज लाया था वे जरूरत से ज्यादा असरदार थीं। दिन के पहले हमले में कई सैनिक घायल हो गए थे। लियो चैन फेंग की बात सुनकर डॉक्टर जू ने अपने हाथ धोए और वो सॉफ्ट स्टेराइल ग्लव्स पहन लिए। उन्होंने सबके जख्मों को साफ किया। कम गहरे जख्मों के लिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग अल्कोहल में डूबा हुआ स्वैब इस्तेमाल किया। जख्म साफ करने के बाद उन्होंने स्प्रे छिड़का और लुओ चैन फोंग की लाई हुई गोलियां दी। ताज्जुब की बात यह थी कि किसी को बुखार नहीं आया और जख्मों पर पपड़ी जमने लगी। मार्शल लुओ जोंगाई भी आज घायल हो गए थे। उनके हाथ पर उंगली जितना लंबा गहरा कट लगा था। डॉक्टर जू ने उसे स्ट्रॉन्ग अल्कोहल से साफ किया,
स्प्रे लगाया और सूचरलेस ड्रेसिंग का इस्तेमाल किया। इसके बाद मार्शल फिर से मैदान में उतर गए। जब वे वापस आए तो देखा कि जख्म न केवल पहले की तरह खुला नहीं था, बल्कि लगभग भर चुका था। ये इस बात का सबूत था कि दवाई काम कर रही है। डॉक्टर जू और लू जोंगी हैरान रह गए। क्या ये दवाई वाकई इतनी ताकतवर थी? पहले एक लड़ाई के बाद कम से कम सैकड़ों सैनिक वापस युद्ध के मैदान में नहीं आ पाते थे, लेकिन आज मामूली चोट वाले सैनिक सूचरलेस ड्रेसिंग की मदद से बिना किसी परेशानी के वापस जंग लड़ने के लिए तैयार थे। हकीकत तो ये है कि कई सैनिक जंग के मैदान में नहीं, बल्कि जख्मों के इन्फेक्शन की वजह से दम तोड़ देते हैं। इसलिए लुओ ज़ोंगई ने खास तौर पर लुओ चानफोंग को सलाह के लिए बुलाया। फेंगर, क्या तुम इस बार यहीं नहीं रुक सकते? घायलों को दवाओं की ज़रूरत है। तुम अभी भी उस दुकान पर जाकर और दवाइयाँ खरीद सकते हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमें ये दवाइयाँ फिर कभी नहीं मिलेंगी। लियो चानफेंग ने इस पर विचार किया और सुरक्षा के लिए एक एक्स्ट्रा लेदर आर्मर पहन लिया। इस बीच चमत्कारिक दवाओं की वजह से सेना का हौसला 7वें आसमान पर था। सबको पता था कि मामूली चोटें अब कोई समस्या नहीं है, इसलिए वे और भी बहादुरी से दुश्मन पर टूट पड़े। जब सैनिकों ने शहर पर कब्जा किया तो दुश्मन सैनिक दंग रह गए कि बिना खाना पानी के ये लोग इतने खूंखार और निडर कैसे हो सकते हैं। शहर के पतन के साथ ही लुओ चन फेंग और चेनिंग ने अमीरों के घरों को लूटने का हुक्म दिया, लेकिन आम नागरिकों को मारने या औरतों के साथ बदसलूकी करने पर मौत की सजा मुकर्रर की। सभी सैनिक खुश हो गए और अमीरों की हवेलियों की तरफ दौड़ पड़े। लुओ चनफेंग ठंडी नजरों से इस मंजर को देख रहा था। उसे पता था कि भूखे सैनिकों को अपना गुस्सा निकालने की जरूरत है। इधर लुएन वापस सीमा के पास पहुंचा। वो पूछता है, इस बार कितने घायल सैनिक हैं और कितनी दवाइयों की जरूरत पड़ेगी? कम से कम 1000 है ना? जवाब मिला, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। ये और ये भी ले आओ। सिपाहियों को हुक्म दो कि अमीरों के घरों से जब्त किए गए सोने चांदी के सारे ईंटें, गहने और कीमती कपड़े ले आए। सबसे बेहतरीन चीजें चुनो। शायद उस दुकान की मालकिन को जेवर पसंद आए। अगर हमें महंगी दवाइयां खरीदनी है तो हमें बदले में कुछ अच्छा देना होगा। सावधानी से चुनो। अगली सुबह हाथ पैर धोकर मैंने जैसे ही सुपरमार्केट का पिछला दरवाजा खोला, लियो चानफेंग सामने खड़ा था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। उसने आज खुद को संवारा हुआ था, गहरे लाल रंग की साफ सुथरी पोशाक और सिर पर वाइट जेड का ताज। वो किसी राजकुमार की तरह चमक रहा था। मैं मन ही मन सोचती हूँ, ये मर्दाना खूबसूरती वाकई कातिलाना है, लेकिन मैं अपने चेहरे पर गंभीरता बनाए रखती हूँ। मैं उससे कहती हूँ, लगता है तुम जंग जीत गए। अब तुमने आर्मर भी नहीं पहना है। लियो चानफेंग हल्का सा शर्मा गया। उसे एहसास हुआ कि शायद ये औरत उसे पसंद करने लगी है। आज अपना मकसद पूरा करने के लिए वो जानबूझकर नहा धोकर तैयार होकर आया था। उसे लगा कि 10,000 सैनिकों की जान बचाने के लिए अपनी खूबसूरती का थोड़ा इस्तेमाल करना बुरा नहीं है। लो चानफोंग ने हिम्मत जुटाई और संदूक मेरी तरफ सरका दिया। ये तुम्हारे लिए है। उसने काउंटर पर संदूक खोला जो ऊपर तक गहनों से भरा था। मैंने होश संभाला और एक एक करके उन्हें बाहर निकालने लगी। कीमती पत्थरों वाले झुमके, हार, अंगूठियां और कंगन। साफ दिख रहा था कि ये प्राचीन हाथ की कारीगरी है। मेरा दिल भारी होने लगा। ऐसे गहनों के एक संदूक की कीमत प्राचीन काल में बेशुमार रही होगी। मैं उससे पूछती हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है, ये बस एक तोहफा है। मैं सोने और चांदी की ईंटें भी लाया हूं। मैं तुमसे और दवाइयां खरीदना चाहता हूं। क्या ये मुमकिन है? मैं कहती हूं, कोई परेशानी नहीं है। लुओ चानफेंग ने अपनी आस्तीन से एक लिस्ट निकाली और उसे पढ़ने लगा। जब उसने खत्म किया तो मैं सन्न रह गई। इतनी बड़ी तादाद में दवाइयां तो एक पूरी फार्मेसी को खाली करने के बाद भी कम पड़ेंगी। मैं उसे समझाती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं ये सब अरेंज कर पाऊंगी या नहीं। अगर मैं एक साथ इतनी दवाइयां खरीदूंगी तो अधिकारियों को शक हो सकता है और मुझे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं हिसाब लगाती हूँ और फिर तुम्हें जवाब देती हूँ। वो मान गया और कहता है, मैं कल सुबह जवाब लेने आऊँगा। वैसे पिछली बार जो तुमने 2 बॉक्सेस दिए थे उनका स्वाद बहुत अच्छा था। वे कितने के हैं? मैं मुस्कुरा उठी। इंस्टेंट नूडल्स के मसालों का स्वाद पूरी तरह से साइंस और प्रोसेस्ड फूड का कमाल है। एक प्राचीन इंसान भला इससे कैसे बच सकता है? मैं कहती हूँ, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं 2 बॉक्सेस और दे दूंगी। अगर खरीदना चाहो तो 10 बॉक्सेस के बदले 5 चांदी के सिक्के लगेंगे। ये बड़े पैकेट्स वाले इंस्टेंट नूडल्स थे। एक बॉक्स में 24-60 युआन की चीज के बदले 6,000 युआन मिलना, 9 गुना मुनाफा कमाना काफी ईमानदारी भरा सौदा था। लुओ चानफोंग ने मुझे 10 चांदी के सिक्के दिए। मैंने कहा, अभी मेरे पास 20 बॉक्सेस का स्टॉक नहीं है, मैं बाद में महंगा दूंगी। फिलहाल ये 2 बॉक्सेस तोहफे में रख लो। उसने हिचकिचाहट नहीं दिखाई और नूडल्स के बॉक्सेस उठा लिए। मैंने उसे स्टार्च सॉसेजेस के 2 बड़े पैकेट दिए और समझाया कि इसे नूडल्स के साथ कैसे खाना है। लियो चानफोंग की नज़र नीचे वाले रैक पर रखी अर्गोटो की बोतलों पर पड़ी। वो कहता है, पिछली बार जो शराब तुमने दी थी सैनिकों को वो बहुत पसंद आई, लेकिन डॉक्टर जू ने उसे जख्म साफ करने के लिए रख लिया है।
सैनिक जीत का जश्न मनाना चाहते हैं, क्या तुम मुझे और शराब दे सकती हो? दूसरी तरफ कैंप में डॉक्टर जू नूडल्स और सॉसेजेस लेकर बैठ गए। वो कहते हैं, रुको, पहले मैं देखता हूं कि इसमें जहर तो नहीं है। जैसे ही नूडल्स की खुशबू फैली, अनगिनत सैनिक लालची नजरों से उन्हें देखने लगे। उन्हें डॉक्टर जू से जलन हो रही थी कि उन्हें जहर चखने का मौका मिल रहा है। इधर मैंने लुओचान फर्म को विदा किया। 20 सालों में पहली बार किसी मर्द ने मुझे सोने और रत्नों के जेवर दिए थे, सिर्फ इसलिए मुझे ये सौदा बखूबी पूरा करना था। मैं सीधे बड़ी फार्मेसी पहुंची और मालिक फू डाचुआन से मिली। मैं उनसे कहा, अंकल फू, मुझे एक सलाह चाहिए। मेरा एक दोस्त बहुत बड़ी मात्रा में दवाइयां खरीदना चाहता है। जब मैंने उन्हें लिस्ट थमाई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंकल फू ने दोबारा लिस्ट देखी। उसमें सिर्फ आम दवाइयां थीं, खास तौर पर एंटी इन्फ्लेमेटरी और बाहरी चोटों के लिए। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, मैं ये सब तुम्हारे लिए मंगा सकता हूँ, लेकिन कम से कम 3 दिन लगेंगे, क्या ये ठीक है? मैंने हामी भर दी। उन्होंने गोदाम से सारा स्टॉक मुझे दे दिया और बाकी 3 दिन में दुकान पर पहुंचाने का वादा किया। मैंने डिस्टिलरी जाकर 1000 किलो कड़क शराब का ऑर्डर भी दे दिया। सब कुछ तैयार था। मैं आराम कुर्सी डालकर दुकान के दरवाजे पर बैठ गई। लुओचान फेंग के लिए सोने की ईंटों के संदूक तैयार थे। मैं पैसे गिनते हुए सोचती हूँ, ये 300 गोल्ड कॉइन्स इन दवाओं और शराब की कीमत के लिए काफ़ी है। अब से मुझे चांदी देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस गोल्ड लिंगोट्स चाहिए, और वो भी एकदम साबुत, बिना किसी खरोंच के, और उन पर सील्स होने चाहिए। कोई बात नहीं, मैं सब वैसा ही करूँगा जैसा तुम कह रही हो। इस बार सिल्वर का एक्सीडेंटल लाखों टेल्स में है और गोल्ड हज़ारों टेल्स में। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बार बार खरीदने के लिए इतना काफ़ी है। ये 2000 किलोग्राम लिकर अगर सबको एक एक कॉइन को दिया जाए तो खत्म हो जाएगा। लुओचान फेन पूछता है, क्या मैं थोड़ा और मांग सकता हूँ? मैं जवाब देती हूँ, पहले इसे चखो और फिर बात करते हैं। ऐसी लिकॉर एक क्वेंको प्रति व्यक्ति काफ़ी नहीं होगा। काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। ये इतनी स्ट्रांग है कि अगर ज़्यादा पी ली तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। खैर, पहले सप्लाईज ले जाओ। मुझे शॉपकीपर से कुछ और बात करनी है, मैं बाद में आता हूँ। सैनिकों ने पहले ही सुन रखा था कि इस मिस्टीरियस शॉप की मालकिन एक महिला है, और उन्होंने तुरंत मजाक करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जनरल आज इतने अच्छे से तैयार हुए हैं। ये सब शॉपकीपर की वजह से है। जनरल, अगर आप बिजी हैं तो आज रात वापस आने की जरूरत नहीं है। इधर बदतमीज सैनिकों का एक झुंड हंसते हुए लिकोर के बैरल्स लेकर चला गया। लियोचान फेन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। फिर वो वापस मेरी शॉप के अंदर आया। लियोचान फेन ने मुझे गोल्ड लिंगट्स का एक बैग दिया। मैंने उसे खोला और देखा कि उसमें 30 और गोल्ड लिंगट्स थे। इसकी कीमत 20 मिलियन से भी ज्यादा थी। मैंने कहा, इन मेडिसिन को तैयार होने में 3 दिन लगेंगे, तब तक तुम समय पर वहां पहुंच जाओगे। लियोचान फेन को अचानक दिल में राहत महसूस हुई। वो खुद को समझाने से नहीं रोक पाया। ये मेडिसिन अभी इस्तेमाल के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए तैयार की जा रहे हैं। आगे चलकर आर्मी को रीअसाइन किया जाएगा। उसके बाद तुम्हारी शॉप पर वापस आना आसान नहीं होगा। मैंने उसे समझाया, इस शॉप में सिर्फ तुम ही घुस सकते हो। तुम चाहे कहीं भी हो, इसके अंदर आ सकते हो। तुम्हें बस चुपचाप सोचना होगा, यूनिवर्सल शॉप, और तुम्हें यूनिवर्सल शॉप का दरवाज़ा दिखने लगेगा। लुओचान फेन मुझे हैरानी से देखने लगा। सच जानने के लिए लुओचान फेन तुरंत इसे आजमाने बाहर निकला। वो सोचता है मैं सच में अंदर आ सकता हूँ। मैंने बस एक खाली मैदान से एंट्री की थी। मैं भी खुश थी। कम से कम मेरा एक क्लाइंट तो पक्का हो गया। अब मैं भविष्य में भी पैसे कमा पाऊंगी। मैंने कहा, ये लो, मेरी तरफ से ट्रीट, ये फ्री है। लियोचान फेन ने उसे लिया, खोला और एक घूंट पिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसका स्वाद बहुत मीठा और खुशबूदार है। मैंने कहा, और ये स्नैक्स भी, इन्हें भी चक्कर देखो। लुओचान फेन कहता है, कितना अच्छा है। ये बीफ जर्की है। हमने भी बीफ जर्की बनाने की कोशिश की थी, पर उसका स्वाद इतना अच्छा नहीं था। ऊपर से गर्मी की वजह से वो जल्दी खराब हो जाता है। मैंने समझाया, ये खराब नहीं होगा। इसमें प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया गया है। इसके अंदर हवा नहीं है। अगर तुम इसे युद्ध के दौरान खाने के लिए ले जाओगे तो इस मौसम में ये कम से कम 1 महीने तक खराब नहीं होगा। वो उत्साहित होकर कहता है, ये तो बहुत अच्छा है। तुम्हारे पास यहाँ कितना माल है? मैं सब ले लूंगा। लियोचान फेन को वाकई इसमें दिलचस्पी थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और सारा बीफ जर्की बैग्स मार दिया। मैंने मुट्ठी भर टोफू सेको के छोटे पैकेट्स और अलग अलग फ्लेवर्स के स्नैक्स भी लिए। पूरा शेल्फ पैक्ड फूड से भरा हुआ था। लुओचान फेन ने सब चखा और फिर कीमत कैलकुलेट करने के लिए पैक किया गया। मुझे खुद ही और ज़्यादा प्रमोशन करने में अजीब लग रहा था। मैंने कहा, वैसे भी तुम बाद में दोबारा आ सकोगे, इस बार सिर्फ इतना ही खरीदो। वो कहता है, ठीक है, फिर सिर्फ इतना ही। ये बैरल एक बार पानी से भर जाए तो इसका स्वाद नहीं बदलता। ये लेदर वाटर बैग से कहीं बेहतर है। वो पूछता है, क्या तुम अगली बार मुझे कुछ और बेच सकोगी? मैंने कहा, कोई बात नहीं, ये छोटी सी चीज़ है। उसने पूछा, इस सब का दाम कितना है? तुम जो चाहो वो कीमत लगा दो। सब कुछ मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा कमा लिया था। अब मुझे दाम लगाने में शर्म आ रही थी,
लेकिन लियो चान फेन ने मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया। वो मेरे उस आकर्षक रूप के धोखे में नहीं आए जिसे मैंने आज जानबूझकर संवारा था। वो सोचता है अपने मैस्कुलिन चार्म को एक सामान की तरह इस्तेमाल करना अपने आप में बेईमानी है। अगर मैं अपना दिल मजबूत नहीं रख पाया तो मुझे डर है कि मैं खुद को बर्बाद कर लूँगा। वो कहता है इसकी सही कीमत चुकानी होगी, ना कम ना ज़्यादा। मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा सकता। मैंने कहा, मैंने अभी तक कीमत तय नहीं की है। लुओ चान फेन ने एक पल के लिए सोचा और 10 टेल्स का एक गोल्ड पीस छोड़ दिया। क्या ये काफ़ी होगा? मैंने कहा, ये तो बहुत ज़्यादा है, बल्कि इसमें तो ज़रूरत से ज़्यादा है। अपनी आंखों में आंसू दबाते हुए मैंने भारी मन से एक और फॉर्चून कमाई। मैंने कहा, अपना ख्याल रखना, जब चाहो वापस आ जाना। जब वो पीछे के दरवाजे से बाहर निकला तो 3-4 सैनिक पास आए। उन्होंने लुओ चान फेन के हाथ से प्लास्टिक बैग्स ले लिए। डॉक्टर जू फौरन चेतावनी देने के लिए दौड़े, पहले मुझे चखने दें कि कहीं इसमें वेनेनो तो नहीं है। लुओ चान फेन ने कहा, वेनेनो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने दुकान में ही सब चख लिया था। उसे याद करके मेरे मुंह में पानी आ गया। इसी वजह से वो उन्हें जहर चेक नहीं करने दे रहा है। आज रात महान आर्मी जॉन्जू शहर में अपनी बड़ी जीत का जश्न मनाएगी। सीमा विला में सिर्फ 100 आदमियों की ज़रूरत होगी। वाइस जनरल कहता है, ऊपर आदमी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ कहीं भी हूँ उस मिस्टीरियस शॉप में घुस सकता हूँ। सब तय हो गया। पूरी आर्मी जोंजो की ओर बढ़ रही है। आज रात हम योंजो के बाहरी इलाके में कैंप करेंगे। रात होते ही अलाव जलाए जाएंगे। बीफ और लैम का मांस भुना जाएगा और पहरेदारों की शिफ्ट्स लगाने के बाद तेज लिकर के बैरल्स बाहर निकाले जाएंगे। बाकी सैनिकों को 2-2 ऑन्जास तेज लिकर मिलेगी और वो जितना चाहें उतना बीफ और लैम खा सकेंगे। शुरू में सब नाखुश थे। उन्हें लग रहा था कि लिकर बहुत कम है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 2 ऑन्जास पीने के बाद उनमें से लगभग आधे नशे में धुत हो गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो लिकर कितनी पोटेंट थी। लुओ चान फेन कहता है, ये लिकर वाकई बहुत स्ट्रांग है। वो भीड़ के बीच बैठा था और बीच बीच में उन सैनिकों को जवाब दे रहा था जो जाम टकराने आ रहे थे। उसके सामने वही पैक्ड स्नैक्स थे जो उसने आज ही खरीदे थे। वाइस जनरल और दूसरे ऑफिसर्स भी वही स्नैक्स खा रहे थे और बिना रुके बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। उन्होंने पहले ड्राइड फिश खाई थी, लेकिन उन्होंने ऐसी स्पाइसी ड्राइड फिश कभी नहीं चखी थी जो इतनी स्वादिष्ट और तेल से भरपूर हो। उन्होंने पीस तो खाए थे, लेकिन ये इतने कुरकुरे और खुशबूदार पीस कभी नहीं चखे थे। वहाँ ऐसी चीज़ें भी थीं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थीं। लिकर के साथ ये बेहतरीन स्नैक्स लाजवाब थे। वो बस रुक ही नहीं पा रहे थे। मैंने कहा, तुम लोगों ने ये चीज़ें पहले कभी नहीं खाई हैं। अगर एक बार में बहुत ज़्यादा खा लिया तो शायद तुम्हारा पेट इसका आदी ना हो, और अगर पेट में दर्द हुआ तो तुम्हें तकलीफ होगी। याद रखना, ये चंचुआन पिल ले लेना। लुओ चान फेन को डर था कि कहीं उनका पेट खराब ना हो जाए, इसलिए उस रात उसने सावधानी बरती और ज़्यादा नहीं खाया। लेकिन ऑफिसर्स जिन्होंने इससे पहले कभी नहीं चखा था, वो इसका इतना मज़ा ले रहे थे कि उन्हें पेट दर्द की कोई परवाह नहीं थी। सबसे पहले इस सीक्रेट को चखने का जो एहसास था, उसने लुओ चान फेन को गर्व से हंसने पर मजबूर कर दिया। लुओ चान फेन को विदा करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने अभी तक लंच नहीं किया है। शुरू में मैंने बिजनेस खत्म करने के बाद खाने का सोचा था, लेकिन कौन जानता था कि आज लुओ चान फेन को क्या हुआ जो वो उस वक्त तक बातें करता रहा। हालांकि मैंने इतने पैसे कमाए कि एक पल में ही मैंने लुओ चान फेन को माफ़ कर दिया। सेफ में गोल्ड पीसेस रखने के बाद मैंने डिस्टिलरी के मालिक को फ़ोन किया और उसे जितनी जल्दी हो सके 10 जीन्स वाले 1000 प्लास्टिक बैरल्स का ऑर्डर देने को कहा। मालिक तुरंत मान गया। अगली सुबह प्लास्टिक बैरल्स पहुंच गए। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उन्हें वेयर हाउस में रखवा दिया। मैंने मालिक को पैसे दिए। यूनिवर्सल शॉप के दरवाजे खुले। अभी शॉप खुली ही थी कि लुओ चान फेन अंदर आ गया। मैं दंग रह गई। मैंने पूछा, क्या तुम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे? वो बोला, अगर नहीं करता तो ये इतना इत्तेफाक नहीं होता। मैंने तुम्हारी सलाह मानी और कमरे में घुस गया। दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, इसलिए मैं वहीं खड़ा इंतज़ार करने लगा। मैंने पूछा, कितनी देर इंतज़ार किया? उसने कहा, ज़्यादा नहीं। लू चान फेन इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने बात बदल दी। वो कहता है, प्लास्टिक बैरल्स आ गए? मैंने कहा, हाँ, सब वेयर हाउस में है। लेकिन लियो चान फेन ने सीधे पैसे नहीं दिए और न ही वो गया। उसने स्नैक्स के खाली शेल्फ की ओर इशारा किया। सैनिकों को यह बहुत पसंद आया। क्या तुम और मंगवा सकती हो? मैंने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में और आ जाएंगे। लू चान फेन की नज़र उन हरे पैकेट्स पर पड़ी। वो पूछता है, इसमें और क्या क्या स्वादिष्ट है, मुझे बताओ। मैंने कहा, मुझे ये करना बहुत पसंद है। इसे कैलमर स्ट्रिप्स कहते हैं। ये समुद्री मछली से बनी है। कुछ को इसमें से मछली की गंध आती है तो कुछ को ये बहुत पसंद है। इसे चखो। ये आरुदल से प्लम है। ये तुम्हारी ज़मीन के फल मुरब्बो जैसा ही है। इसे चखो। ये अलग अलग फ्लेवर्स के बिस्किट्स और केक्स हैं। इन्हें भी चख कर देखो। लुओ चान फेन ने वैसा ही किया। उसने हर चीज़ थोड़ा थोड़ा चखी।
उसने कहा, इसे छोड़कर मुझे बाकी सब चाहिए। 2 और शेल्फ्स खाली होते देख लुओ चान फेन अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने पूछा, और क्या स्वादिष्ट है? मैंने कहा, मैं तुम्हारे ऐसी चीज़ें लाऊंगी जो तुमने कभी नहीं चखी होंगी। तुम वो चुनो जो तुम्हें पसंद हो और मैं उन्हें ले आऊंगी। मैं तुम्हें हमारी शॉप के वीआईपी क्लाइंट के रूप में पर्सनलाइज सर्विस दूंगी। तुम इसके हकदार हो। वो कहता है, ठीक है। लूचन फेन उसके मासूम चेहरे को देख एक आज्ञाकारी बच्चे जैसा लग रहा था। मुझे पहली बार थोड़ा पछतावा हुआ, इसलिए मैंने बात बदल दी। मैंने पूछा, अब क्या प्लान है? वो कहता है, हमें अभी नहीं पता। कोर्ट ने पहले ही किसी को भेज दिया है। जब वो आएगा तब पता चलेगा। अगर तुम जॉन्जू शहर छोड़ दोगे तो कहाँ जाओगे? शायद राजधानी वापस जाओगे, उसने बताया। मेरे पिता और मुझे लगता है कि कोर्ट शायद उन्हें यहाँ कमांड में छोड़ देगा और मुझे एक रीन के तौर पे राजधानी वापस भेज दिया जाएगा। मैंने सोचा, तो क्या वो अब आर्मी को लीड नहीं कर पाएगा? फिर तो लुओ आर्मी के 10,000 जवानों की ज़रूरत का सामान भी मेरे जरिए नहीं खरीदा जा सकेगा। उसने कहा, इसलिए मेरे पिता कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुमसे जितना हो सके उतना सामान खरीद लूँ और उसे लुओ आर्मी के लिए छोड़ दूँ। अचानक मुझ में एनर्जी भर गई। मैंने पूछा, लुओ आर्मी को और क्या चाहिए? उसने कहा, रुको। वो सीधे एक प्लेटफॉर्म कार्ड का इस्तेमाल करके एक बॉक्स ले आया। बॉक्स खोलने पर अंदर सलीके से रखे हुए गोल्ड लिंगट्स थे। लियो चान फैन ने लिंगट्स की ओर इशारा किया। यहाँ 5,000 गोल्ड टेल्स हैं। देखो, इससे तुम कितना कुछ खरीद सकती हो। इन दिनों मेरे लिए सब तैयार कर दो, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। जब कोर्ट के लोग आएंगे तो ये गोल्ड सरकार को सौंपना होगा। लो आर्मी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। इससे बेहतर है कि तुम इसे मुझे दे दो। कम से कम इस तरह आर्मी को बदले में कुछ तो मिलेगा। मैं दंग रह गई। अगर मैं इस सबको पिघलाकर एक ब्लॉक बना दूं तो बाजार में ये 100 मिलियन में बिक सकता है। लोग कहते हैं कि हर लिंगोट की कीमत 8 लाख है। ये एक बहुत बड़ी कीमत है। पागलपन है, ऐसी चीज जो रोज रोज देखने को नहीं मिलती। उसने पूछा, आर्मी को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? जूते के डिब्बे, पानी उबालने के लिए बड़े कैल्डेरोस, वो कंप्रेस्ड बिस्किट अगर मिल सकें तो मुझे थोड़े और दिला दो। वो जगह कम घेरते हैं और जल्दी खराब नहीं होते। अगर हम थोड़ा स्टॉक कर लें तो मुश्किल वक्त में ये जान बचा सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो मिस कुछ मेडिसिन भी तैयार कर दीजिए, वो जो समय के साथ खराब ना हो। मैंने हाँ में सिर हिलाया और एक कागज़ लिया। मैंने मोबाइल से ऑनलाइन शॉप की कीमतें चेक की और लुओ चानफन के साथ कैलकुलेशन शुरू की। कुछ चीज़ें आसान थीं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर मैंने उसी प्रोविंस में मिलिट्री क्लोथ्स और शूज़ की एक स्पेशल शॉप ढूंढी। एक सेट की कीमत 90 युआन थी। मैंने सीधे 10,000 सेट्स का ऑर्डर दिया और होम डिलीवरी की। जूते 20 युआन प्रति जोड़ी थे, 10,000 जोड़ियां होम डिलीवरी के साथ। बाकी सब मिलाकर कीमत कम से कम 2 मिलियन हो रही थी। अगर हम कंप्रेस्ड बिस्किट्स और मेडिसिन भी जोड़ दें तो 1 मिलियन और बढ़ जाएगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे पहले तुम्हारे दिए हुए गोल्ड इंगट्स बदलने होंगे ताकि मैं और सामान खरीद सकूं। वक्त कम है, बेहतर होगा तुम पहले निकल जाओ। मैं पैसे बदलकर ऑर्डर्स तैयार रखती हूँ। लू चान फैन ने मुझे बॉल पेन से लिखते और अपने आप से बड़बड़ाते हुए देखा था। उसे यह सब बड़ा अजीब और जादुई लगा। वो हैरानी से मुझे देखता ही रह गया। लू चान फैन जल्दी से उठा। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। उसने अपना सामान उठाया और चला गया। बाहर निकलते वक्त उसने पूछा, इन बैरल्स की कीमत क्या है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे सोने से पूरे ऑर्डर का खर्च निकल जाएगा और फिर भी काफ़ी पैसे बचेंगे। लू चान फैन ने मुझे एक गहरी नज़र से देखा और मुड़ गया। सोचता है कि अजीब कपड़ों वाली ये लड़की दिल की साफ है। वो और पैसे मांग सकती थी पर उसने खुद ही मना कर दिया, जबकि साफ दिखता है कि उसे पैसों से लगाव है। जैसा कि कहते हैं, एक सज्जन इंसान को धन प्रिय होता है पर वो उसे सही रास्ते से कमाता है। वो भरोसे के काबिल है। जैसे ही लुओ चांग फैन गया, मैंने पिछला दरवाज़ा बंद किया और बचे हुए इंगट्स को ऊपर के फ्लोर पर मौजूद सेफ में रखने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ऊपर पहुंचते ही एक मज़ेदार स्थिति खड़ी हो गई। वो सेफ इतने सारे इंगट्स के लिए बहुत छोटा था। मेरे दांतों में जैसे दर्द होने लगा। अब मैं एक मिलियनेयर हूँ पर यह पैसा छुपाने की कोई जगह नहीं है। मैं सीधे पॉन शॉप गई और 10 टाइल्स के 4 इंगॉट्स बेच दिए। मुझे 3,200,000 कैश मिला। मेरा मकसद पूरा हो गया और मैं निकलने ही वाली थी। कुछ कंप्रेस्ड बिस्किट्स आज नहीं पहुंच पाएंगे। ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद सेलर ने कहा कि वो कल तक आएंगे। जब मैं घर पहुंची तो मेरे ऑर्डर किए हुए इंस्टेंट नूडल्स और स्नैक्स पहले से ही वहां थे। यूनिवर्सल स्टोर नहीं खुला था। जैसे ही मैंने पिछला दरवाज़ा खोला, लियो चैन फेन अंदर आया। जनरल लो, आपने काफ़ी इंतज़ार किया। ज़्यादा नहीं, बस मैं बीच बीच में चेक कर रहा था कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। एक साथ इतना सारा सोना दे देना, उस मिस्टीरियस शॉप के मालिक को अगर लालच आ गया तो वो सोना लेकर भाग सकता है। अचानक एक सब ऑफिसर ने अपनी चिंता जताई। लियो चैंग फेन ने कुछ देर सोचा। वो जिस तरह से काम करती है वो ऐसा नहीं करेगी। वो ऑफिसर बार बार लियो चैंग फेन को देख रहा था
पर अपनी बात और ऊंची आवाज में कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाकी पूरे दिन लुओ चान फैन जब भी मौका मिलता सुपरमार्केट में घुसने की कोशिश करता रहा। उसे खुद नहीं पता था कि उसे सब जनरल की बातों का डर सता रहा था या वो खुद को कुछ साबित करना चाहता था। किस्मत से आधे दिन बाद वो आखिरकार फिर से अंदर आ गया। मैंने उस सामान की तरफ इशारा किया जो मैं अभी लाई थी। जैसे मैंने पहले कहा था, इंस्टेंट नूडल्स और स्नैक्स आ चुके हैं। देखो, जो तुमने पहले कभी नहीं खाया उसे टेस्ट करो, अपनी पसंद का चुनो और ले जाओ। मैं ये सब ले जाऊंगा, उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। अगली बार और लाना। ओह, क्या तुम्हें ये पसंद है? मेरे पिता को पसंद है। मेरे दिमाग में अचानक जैन फे की इमेज आई जो स्टिक्स खा रहा था। मैंने थूक गटका और कुछ न पूछने का फैसला किया। ये भी अगली बार और लाना। उन्होंने इसे कभी नहीं चखा था और सबको ये बहुत मज़ेदार, मीठा, खुशबूदार और चबाने में मज़ेदार लगा। मैंने मुश्किल से सर हिलाया। टेक्नोलॉजी ज़िंदगी बदल देती है। टेक्नोलॉजी ने उन पुराने ज़माने के सैनिकों के स्वाद को भी बदल दिया है। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, कपड़े, जूते, बड़े बर्तन वगैरह। सबसे जल्दी वाला सामान कल दोपहर तक आएगा। कल दोपहर को आकर पहला बैच ले जाना। ठीक है, मैं कल वक्त पर आ जाऊंगा, लियो चान फेन ने जवाब दिया, पर वो गया नहीं। वो यहाँ वहाँ देख रहा था पर जा नहीं रहा था। तो मैंने उसे दुकान की वो चीज़ें दिखाना शुरू की जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अलग अलग ड्रिंक्स ने लू चैन फेन के होश उड़ा दिए थे, तो तरह तरह के फ्लेवर्स वाली आइसक्रीम ने उसकी आंखें फटी की फटी छोड़ दी। ये क्या है? यहाँ की बर्फ पिघलती नहीं है। बिल्कुल, इसे फ्रीजर कहते हैं। ये खाने को ठंडा रखने के काम आता है और अगर यहाँ खाना रख दो तो वो खराब नहीं होता, महीनों तक सही सलामत रह सकता है। जनरल लो, मुझे भी कुछ दीजिए। इस फ्रीजर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो तुम्हारे वहाँ नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिल सकती है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना तो मुमकिन है पर अभी इसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। क्यों? एक बेगुनाह का कोई कसूर नहीं होता, पर किसी खजाने का मालिक होना खुद में एक जुर्म है। लियो चान फैन फौरन समझ गया। अभी मेरे और मेरे पिता की आर्मी को पहले ही शक की निगाह से देखा जाता है। अगर ऊपर से ऐसी कोई अनोखी चीज सामने आई तो पता नहीं एम्परर क्या सोचेंगे। लियो चानिंग ने बड़ी संजीदगी से सर झुकाया। मिस, आपकी समझदारी का कोई मुकाबला नहीं। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ये मेरे खुद के लिए भी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पैसे किससे कमाऊंगी? लियो चान फैन हंस पड़ा। तुम हमेशा इतनी सच्चाई से बात करती हो। तुम पहले इंसान हो जो मुझे सच्चा कह रहे हो। आखिर में लुओ चान फैन उस फोम बॉक्स के साथ जिसे मैंने दिया था एक आइसक्रीम का बॉक्स लेकर चला गया। मैं चाहता हूं कि रेगिस्तान में भी सिपाही बर्फ खाने की खुशी महसूस करें। ये चीज़ ठंडी है, अगर ज़्यादा खा ली तो पेट खराब हो सकता है। कोई बात नहीं, आपकी मेडिसिन बहुत असरदार है। वाकई जब लो आर्मी के ऑफिसर्स ने वो आइसक्रीम चखी तो उनकी आंखें खुली रह गईं। रेत से ढके इस जॉन्जो शहर में कोई बर्फ खा सकता है, और वो भी इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम। दोपहर के करीब मुझे पहली डिलीवरी की कॉल आई। कपड़े, जूते और टोपियां आ गईं। 10,000 सेट्स ने गोदाम को पूरी तरह भर दिया। वर्सेटाइल वीट फिर से नहीं खुला। लू चान फैन तेजी से अंदर आया। कपड़ों और टोपियों से भरी उन दो गाड़ियों को देखकर लो चान फैन भी दंग रह गया। इतनी जल्दी? ये दौर कितना ताकतवर है। सिर्फ एक दिन में 10,000 लोगों के लिए कपड़े और टोपियां मिल गईं। इसे जल्दी बाहर निकालो। इसके बाद बर्तन, प्लेटें और कटोरे आएंगे, फिर जूते और कंप्रेस बिस्किट्स भी। शायद सारा सामान ले जाने के लिए तुम्हें 2-3 चक्कर और लगाने पड़ेंगे। लू चान फैन तेजी से काम में जुट गया। खुशकिस्मती से दूसरी तरफ सामान उतारने के लिए बहुत सारे सिपाही थे, इसलिए काम बहुत फुर्ती से हुआ। जब तक काम खत्म हुआ लगभग अंधेरा हो चुका था। लू चान फेंग पसीने से तरबतर था। मेरा भी हिलने का मन नहीं कर रहा था। लू चान फोंग को इतना थका हुआ देखकर मुझे अचानक कुछ याद आया। क्यों ना तुम्हें डिनर पर बुलाऊं? लू चान फोंग थोड़ा हैरान हुआ। क्या यहाँ खाना खाया जा सकता है? इसमें मुश्किल क्या है? मैंने सेल्फ हीटिंग राइस के 2 पैकेट्स गर्म किए। यान स्टाइल फिश स्ट्रिप्स राइस, बैम्बू शूट एंड बीफ राइस, स्टर फ्राइड पोर्क राइस और स्ट्यूड मीट राइस। ये सोचकर कि लुओ चान फैन की भूख अच्छी होगी, मैंने सीधे 4 पोर्शंस तैयार किए। लुओ चान फैन मुझे गौर से देख रहा था जब मैंने बॉक्स के अंदर ठंडा पानी डाला और फिर एक छोटा पैकेट डाल दिया। मैंने सूखा और ठंडा चावल और बाकी चीज़ें ऊपर रखी और ढक्कन बंद कर दिया। थोड़ी देर में अंदर से गर्मागर्म भाप निकलने लगी। कुछ देर बाद मैंने बॉक्स खोला और गर्मागर्म खुशबूदार चावल और खाना तैयार था। गरम गरम खाकर देखो, मैंने खुशी से कहा। जैसे ही मैंने एक प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई, लुओ चैन फैन ने हिचकिचाते हुए स्पून उठाई और एक निवाला चखा। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने सर झुकाया और पूरी प्लेट साफ कर दी। जब उसने खाना खत्म करके ऊपर देखा तो उसे एहसास हुआ कि मैंने तो अपनी प्लेट से अभी 2-3 निवाले ही खाए थे। मैंने बाकी 2 प्लेट्स की तरफ इशारा किया। ये भी तुम्हारे लिए ही है।
लुओ चांग फेन ने बिल्कुल भी मना नहीं किया और एक तूफान की तरह बाकी दोनों प्लेट्स भी चट कर गया। खाने के बाद हम दोनों छोटे स्टूल्स पर बैठकर बातें करने लगे। ठंडा पानी डालने से ये गर्म कैसे हो गया? क्या तुमने कभी देखा है कि जब बुझे हुए चूने में पानी डालते हैं तो क्या होता है? मैं समझ गया। पर ये चावल इतनी जल्दी कैसे पक गया? इसे बस थोड़ी देर गर्म किया और ये तैयार हो गया, क्योंकि इसे पहले ही डिहाइड्रेट कर दिया गया था। अब बस इसे दोबारा गर्म किया गया और ये फौरन तैयार हो गया। मैं देख रहा हूँ कि ये खाना सूखा नहीं है। इसे ऐसे पैक क्यों किया जाता है और ये कब तक ख़राब नहीं होता? ये वैक्यूम पैकेजिंग है, इसके अंदर हवा नहीं होती और इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? लियो चान फैन के सवाल एक के बाद एक आते रहे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उसे जवाब दे सकूं। जो मुझे नहीं पता था वो मैंने बाइडू पर सर्च किया। जब मुझे होश आया तब तक रात के 9 बज चुके थे। मैंने लियो चान फैन की तरफ देखा। बहुत देर हो चुकी है, बेहतर होगा अब तुम जाओ। अगर कुछ और चाहिए हो तो कल आना, ठीक है? मैं पूछने में इतना खो गया था कि वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। तो मैं अब चलता हूँ। उसने कहा कि वो जा रहा है, पर उसकी नज़रें हर तरफ घूम रही थी। साफ था कि वो जाना नहीं चाहता था। अलमारियों को फिर से भरा हुआ देख लुओ चानफोंग ने उन्हें फिर से खाली करने का फैसला किया। सेल्फ हीटिंग राइस के साथ उसने सब कुछ पैक किया और साथ ले गया। इस सब की कीमत कितनी है? इसकी ज़रूरत नहीं है। तुमने पहले ही मुझे बहुत कुछ दे दिया है, उतना काफ़ी है। अगर कम पड़े तो बेझिझक बताना, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दे सकता। मैंने सर हिलाकर अपनी सहमति दी। आपसी भरोसे पर टिका ये बिजनेस वाकई बहुत सुकून देने वाला था। ऊपर से कस्टमर इतना हैंडसम था कि उसके साथ बैठकर बातें करना भी आंखों को सुकून देता था। अगले दिन पूरा दिन मुझे लुओ चान फैन की परछाई भी नजर नहीं आई जब तक कि रात नहीं हो गई। लुओ चान फैन चुपके से अंदर आया। आज उसने ग्रे कलर की एक छोटी जैकेट पहनी हुई थी। ये आज कैसा हुलिया में रखा है? मैं कैंप से छुपकर आया हूँ। एक शाही दूत आया है। मैं नहीं चाहता कि उसे मेरे होने का पता चले, इसलिए मैंने ये कपड़े पहने हैं। वो दूत आज एक शाही हुक्म सुनाने जॉनजो शहर पहुंचा है। हुक्म में क्या लिखा है ये पहले ही तय हो चुका है। तय हो चुका है? कल सुबह मैं राजधानी वापस जा रहा हूँ। मेरे पिता जॉनजो में ही तैनात रहेंगे, जैसा मैंने सोचा था। मुझे राजधानी में एक बंधक की तरह वापस बुलाया जा रहा है। भले ही मैं तुम्हारी दुकान में आ सकूं, पर अब मैं लो फैमिली की आर्मी को सामान नहीं भेज पाऊंगा। मुझे डर है कि लो आर्मी खतरे में पड़ जाएगी और मैं उनके साथ नहीं रहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मिस, क्या आपके पास ऐसा कुछ है जिससे मदद मिल सके? लियो आर्मी के लिए कुछ खरीदा जा सके? अपनी हड़बड़ाहट में मुझे कुछ और नहीं सोचा। मैंने आसपास देखा और मेरी नज़र अचानक कोने में रखी एक फोल्डिंग लैडर पर पड़ी। वहाँ अलॉय एल्यूमिनियम की एक फायर एस्केप लैडर रखी थी। वो चीज़ काफ़ी ऊंचाई तक जा सकती थी। शायद वो इसे काम की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर सके। रुको, मैं 1 मिनट में आती हूँ। 1 घंटे बाद वापस आना। अगर मेरे पास वो चीज़ हुई तो मैं आज रात ही तुम्हें वो दिला दूंगी। पहले मैंने मैप पर पास की फायर इक्विपमेंट कंपनियों को ढूंढा, फिर उनके दिए हुए नंबर पर कॉल किया। मुझे आग बुझाने वाली सीढ़ियां बेचने वाली एक दुकान ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मैं फौरन कार से वहां गई। मैंने फायर एस्केप लैडर खरीदी। साथ ही मैंने क्लाइंबिंग हुक्स, पैरों में फिट होने वाले क्लाइंबिंग टूल्स, एक छोटी मछली पकड़ने वाली छतरी और कुछ और चीज़ें भी खरीदी। ये सब हल्का और मजबूत है, इंजीनियर्स के लिए बहुत काम आएगा। इतनी लंबाई वाला क्लाइंबिंग हुक, और ये इतना हल्का क्यों है? इस हुक का डिज़ाइन बहुत ही कमाल का है। इसकी ताकत और मजबूती बहुत ज़्यादा है। ये हल्का भी है और काम का भी। इससे सिपाही धूप और बारिश से बच सकेंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे। बाद में हम अपने लोहारों से इसकी कॉपी बनवा सकते हैं और फिर इसे बड़े पैमाने पर बनाना मुश्किल नहीं होगा। मिस, लियो आर्मी आपकी बहुत कर्जदार है। एहसान मानने की ज़रूरत नहीं है। हम भविष्य में एक दूसरे के काम आएंगे। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ये सारा खाना ले जाओ ताकि सिपाही भी इसे चख सकें। आपकी दरियादिली के लिए बहुत शुक्रिया मिस। मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे कुछ और पोर्सलेन और जेड के पीस चाहिए। क्या तुम इंतज़ाम कर सकते हो? कोई बात नहीं, मैं जंग में जीते हुए माल में से सबसे बेहतरीन चीज़ें चुनूंगा। कल सुबह मैं उन्हें तुम्हारे लिए ले आऊँगा। दरवाज़ा खुला रखना और इंतज़ार करना। अगली सुबह बहुत जल्दी मैंने पिछला दरवाज़ा खोला और कुछ ही देर में लो चान फेन पहुंच गया। उसने सिरामिक के 2 जार्स जो उसने अपनी छाती से लगा रखे थे काउंटर पर रख दिए। ये सबसे बेहतरीन स्टाइल के जार्स हैं जिन्हें इस बार की लूट के माल में से चुना गया है। इनमें कोई कमी नहीं है। ये कहते ही लूचान फेन पलक झपकते ही वापस आ गया। उसका हाथ कई तरह के फ्लास्क्स और बॉटल से भरा था, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो थे कपड़ों के कुछ थान और सिले हुए गारमेंट्स। ये कपड़े एकदम नए थे, यहाँ तक कि कैपिटल में भी इस क्वालिटी की फैब्रिक मिलना मुश्किल था। लुओ चेनफिन कहता है, ये कैसी क्लॉथ का रोल है, देखो अगर तुम्हारे काम आ सके। और ये भी देखो, इस बॉक्स में जेव ऑर्नामेंट्स का एक सेट है।
मैंने उस बॉक्स को देखा जो तरह तरह के जेड डेकोरेशंस, बारीक कपड़ों और शानदार एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़ों से भरा था। अपने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस करते हुए मैंने सिर हिलाया और कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुस्कुरा कर बोला, शुक्रिया क्यों कह रही हो? अगर मैं ये तुम्हें ना देता तो कल इन्वेंट्री के दौरान ये सब कैपिटल भेज दिया जाता। वो आगे समझाता है कि कुछ फ्लास्क्स इन्वेंट्री में खास पसंद नहीं किए जाते और शायद वो अंत में किसी मिलिट्री कैंप में सब्जियां रखने के काम आते। चूंकि ये तुम्हारे काम के हैं तो बेहतर है कि तुम ही इन्हें रख लो। इसके बाद लुओ चैन फेन ने विदा ली, क्योंकि अगले 10 दिनों के सफर के दौरान उसे कोर्ट की इन्वेंट्री के लिए जल्दी निकलना था। मैंने जल्दबाजी में गायब होने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जब 8वां दिन आया और मैं अपनी दुकान बंद करने ही वाली थी, तभी अचानक वेलकम का इलेक्ट्रॉनिक अलर्ट सुनाई दिया। मैंने हैरानी से सिर उठाया और देखा कि कोई मेरे बहुत करीब खड़ा था। वो लू चान फेन था जो अंदर आ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने थोड़ी शराब पी रखी हो। उसके गाल हल्के लाल थे और चेहरे पर एक मुस्कान थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैंने एक कदम पीछे हटा लिया। मैंने पूछा, आप इस वक्त यहां कैसे? क्या आप कैपिटल पहुंच गए? उसने जवाब दिया, अभी नहीं, परसों पहुंचूंगा। आज लोकल मैजिस्ट्रेट ने मेरी दावत की थी और सबके सब नशे में धुत हैं। मैं बस नाटक करके चुपके से वापस आ गया। तभी उसकी नज़र मेज पर रखे खाने पर पड़ी। वो कहता है, तुमने अभी तक डिनर नहीं किया? मुझे थोड़ी झिझक महसूस हुई और मैंने कहा, मैं तो खा चुकी हूं, ये बस बचा हुआ खाना है। लुओ चान फेन अचानक बोला, मैंने भी अभी तक डिनर नहीं किया है। जनरल लुओ की आंखें उन गार्लिक श्रिम्प और मशरूम चिकन को देखकर चमक उठीं, जैसे उनमें कोई गहरी चाहत हो। मेरे मन में एक कश्मकश चली। मैंने कहा, ये तो मेरा जूठा खाना है। क्या मैं आपके लिए इंस्टेंट सेल्फ हीटिंग राइस बना दूं? उसने हैरानी से पूछा। मैंने वो कभी नहीं खाया। क्या ये कोई कीड़ा है? मैंने हंसते हुए समझाया। नहीं, ये तो समुद्र का झींगा है, जिसे लहसुन के साथ पकाकर भाप में तैयार किया गया है। ये बहुत स्वादिष्ट होता है, उसने जोर देते हुए कहा। मैं यही बचा हुआ खाना खा लूंगा, तुम्हें कुछ और बनाने की जरूरत नहीं है। वो मेरा जूठा खाना खाने की बात पर हंस रहा था। सच में, जब मेरा वीआईपी क्लाइंट खुद जिद कर रहा है तो मैं मना कैसे करती। मैंने सब कुछ माइक्रोवेव में गर्म किया और मेज पर लगा दिया। लू चान फेन खाने पर ऐसे टूट पड़ा जैसे उसने 3 दिनों से कुछ ना खाया हो। मैंने पूछा, क्या आपका पेट भर गया? क्या एक और प्लेट गरम कर दूं? उसने सिर हिलाया। नहीं, बस इतना काफ़ी है। मैं बस अचानक तुम्हें देखना चाहता था। ये लो, इसे पियो, इससे नशा जल्दी उतर जाएगा। लो चान फेन शराब के असर में बहुत सीधा और मासूम लग रहा था। उसने चुपचाप हनी पोमेलो टी के 2 घूंट पी लिए। कमरे में सन्नाटा था। मैंने पूछा, क्या सफ़र अच्छा रहा? अचानक उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं और वो दुखी दिखने लगा। वो धीरे से बोला, बस मेरा मन हुआ कि तुम्हें देखूं यहाँ। मेरा हमेशा स्वागत है ना? मैंने जवाब दिया, बिल्कुल, अगर आप कुछ खाना चाहें तो मैं वो भी बना दूंगी। उसने भावुक होकर कहा, बहुत शुक्रिया मिस। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरे सबसे बड़े क्लाइंट हैं, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। उसने जिद की, कल भी मुझे यही खाना है। मैंने वादा किया, ठीक है, कल मैं और सी फूड मंगवाऊंगी, तब आप खाने आना। लुओ चान फन की आंखें चमक उठीं। उसकी नज़र इतनी गहरी थी कि मुझे बेचैनी होने लगी। मैं अपनी नज़रें हटाने ही वाली थी कि तभी मैंने उसकी गर्दन पर लाल रंग के रैशेस देखे। मैं दंग रह गई। मैंने पूछा, आपके गर्दन पर ये क्या है? उसने हाथ लगाया और हैरान होकर बोला, अरे, ये दाने कैसे निकल आए? वो उन्हें खुजलाने ही वाला था कि मैं डर के मारे पसीने पसीने हो गई। कहीं इसे सीफूड एलर्जी तो नहीं? मैंने चिल्लाकर कहा, इसे खुजलाओ मत, भगवान के लिए। अगर ये सच में सीफूड एलर्जी है तो क्या मैंने अपने ही वीआईपी क्लाइंट को जहर दे दिया? ये तो अपनी ही कमाई पर लात मारने जैसा होगा। मैंने घबराकर पूछा, क्या आपने पहले कभी मछली या झींगा खाया है? उसने मासूमियत से कहा, हाँ, मेरे पिता पड़ोसी मछुआरे से पोर्क के बदले मछलियां लेते थे, पर समुद्र वाली चीजें कभी नहीं खाईं। बात करते करते उसके चेहरे पर भी रैशेज आने लगे और उसे खुजली होने लगी। मैंने उसे टोका, खुजलाओ मत, यहीं रुको, मैं दवा लेकर आती हूँ। वो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मान गया। मैं तुरंत वेयरहाउस का दरवाज़ा खोलकर एलर्जी की दवा लेने भागी। दुकान पर पहुंचते ही मैंने कहा, जल्दी दीजिए, मेरे दोस्त को सीफूड एलर्जी हो गई है। फार्मासिस्ट ने चेतावनी दी कि अगर हालत बिगड़ी तो दम घुट सकता है। मैं दवा लेकर वापस दौड़ी। जब मैंने लू चान फेन को देखा,
उसका पूरा चेहरा और गर्दन लाल हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी बात का पक्का था। उसने खुजली नहीं की थी और अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर रखी थीं। मैंने हांफते हुए मिनरल वाटर की बोतल खोली और उसे दवा खिलाई। मैं इंतजार करने लगी कि दवा असर करे। साथ ही मुझे डर था कि शराब के साथ दवा का कोई साइड इफेक्ट न हो जाए। मैंने कहा, खूब सारा पानी पियो, ये पूरी बोतल खत्म करो। उसने एक ही सांस में पूरी बोतल खाली कर दी। उसकी आवाज भारी हो गई थी। मेरी अपनी जान हलक में अटकी थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? उसकी फिक्र में डूबा मेरा चेहरा देखकर लॉ चैन फिन मुस्कुराया और बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, अब खुजली कम हो रही है, सच में मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। मैंने राहत की सांस ली। वो बोला, बस अब थोड़ी नींद आ रही है। मैंने समझाया कि दवा से नींद आती है, इसीलिए उसे अभी सो जाना चाहिए। लुआ चन फैन ने उठने की कोशिश की और बोला, तो फिर मैं चलता हूं। मैंने फिक्र जताते हुए पूछा, क्या आप इस हालत में जा पाएंगे? यहीं आराम कर लीजिए। उसने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं वापस नहीं गया तो मेरे सैनिक मुझे ढूंढने लगेंगे और लुओ आर्मी के लिए ये ठीक नहीं होगा। कल मैं फिर आने की कोशिश करूंगा। मैंने उसे भारी मन से पिछले दरवाजे से जाते हुए देखा। फिर मैंने सावधानी बरतते हुए पिछला दरवाजा बंद तो किया, पर कुंडी नहीं लगाई उधर। लुओ चान फैन अपनी जगह पहुंचते ही गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब तेज धूप निकली तब जाकर उसकी आंख खुली। किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? जनरल लुओ के सैनिक ने अंदर आते हुए कहा। मुझे लगा आपको कुछ हो गया है, आप बस शराब के नशे में सो रहे थे। ये जानकर जान में जान आई। लुओ चानफिन फौरन तैयार होकर बाहर निकला। इधर दुकान में मैं दोपहर के 3-4 बजे तक बेचैन रही, ये सोचकर कि दवा ने काम किया भी या नहीं। रात के डिनर का वक्त हो गया था। मैंने उसके लिए पोक रिब्स और बीफ स्टर फ्राई का ऑर्डर दिया। रात के 9 बजे जैसे ही वेलकम की आवाज आई, मैं उछल पड़ी। वो आ गया था, वो जिंदा था। लुओ चैनफेन खाने को देखकर हैरान रह गया। तुमने अभी तक डिनर नहीं किया? उसने पूछा। मैंने उसे गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहा, ये आपके लिए है। वो थोड़ा शर्मा गया। आज मैंने सीफूड नहीं मंगवाया था। उसने खाना शुरू किया और मैंने गौर से देखा कि उसके चेहरे के रैशेज लगभग गायब हो चुके थे। उसने अपना पेट थपथपाते हुए कहा, मेरा पेट भर गया। तभी उसकी आंखों में उदासी छा गई। उसने कहा कि कल उसे एम्परर के सामने पेश होना है और वो नहीं जानता कि हालात क्या होंगे। उसे नहीं पता था कि वो दोबारा कब आ पाएगा। लो चैनफिन ने अलमारियों में रखे खाने को देखा और कहा, मैं यहां से खाना ले जा नहीं सकता। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसके लिए ऐसे स्नैक्स रखूंगी जो उसके ज़माने के ही लगेंगे, पर स्वाद में बेहतर होंगे। वो खुश हो गया। मैंने उससे कहा, मैं पिछला दरवाज़ा खुला रखूंगी, आप जब चाहें आ सकते हैं। अगर मैं ना रहूं तो काउंटर पर रखे पेपर और पेन से मेरे लिए मैसेज छोड़ देना। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें भर आईं। वो सोचता है, मेरे पिता और मैंने इस साम्राज्य के लिए अपनी जान लगा दी, पर एम्परर हमें इनाम देने के बजाय हम पर पाबंदियां लगा रहे हैं। और ये लड़की जिससे मेरा सिर्फ व्यापार का रिश्ता है, वो मुझ पर इतना भरोसा कर रही है। उसने भारी मन से कहा, मिस, आपका बहुत शुक्रिया। अगली सुबह जब मैं उठी तो सबसे पहले काउंटर की तरफ भागी, लेकिन वहां कोई मैसेज नहीं था। जाहिर है लुओ चन फंग कल रात वापस नहीं आया, पर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। मैंने खुद को तैयार किया और अपनी शॉप संभालने लगी। रात को बोरियत महसूस हुई तो मैं टहलने निकल गई और सोचने लगी कि क्या लू चैंग फैंग से कुछ खाने के लिए ऑर्डर करूं। हालांकि कल उसने कहा था कि शायद वो आज रात ना आए, पर क्या पता आ भी जाए। अगर वो एम्परर के साथ डिनर कर रहा होगा तो शायद चैन से खा भी ना पाए। रास्ते में इंटरनेट पर फेमस एक डिज़र्ट शॉप से मैंने ढेर सारे केक्स, प्रोफेटरोल्स और सैंडविचेस खरीदे। पूरा एक बैग भर लिया। अगर वो आज नहीं भी आया तो मैं कल या परसों खा सकती हूँ। सब काम निपटाकर मैं वापस अपनी शॉप आई। रात के करीब 10 बज रहे थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और लाइट जलाई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। डर के मारे मैंने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। बैक डोर पर खून से लथपथ एक इंसान पड़ा था। वो लुओ चान फैंग था। मैं भागकर उसके पास गई और देखा कि वो होश में है या नहीं। वो अभी भी कॉन्शियस था। मुझे अपनी तरफ भागते देख उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर लग रही थी। खून रोकने की वो मेडिसिन, थोड़ी मुझे दे दो। घर पर नहीं है, मैं अभी जाकर खरीदते हूँ, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। मैं घबराकर घर से बाहर निकली। जब मैं मेडिसिन लेकर वापस शॉप पर आई तब तक लुओ चान फैंग लगभग बेहोश हो चुका था। मैंने काउंटर से कैंची उठाई,
कांपते हाथों से उसकी ट्यूनिक और कपड़े काटे, अल्कोहल से घावों को साफ किया, जख्मों पर मेडिसिनल पाउडर छिड़का और फिर नॉन सूचर ड्रेसिंग्स का इस्तेमाल करके उन्हें बंद किया। सामने के घावों का इलाज करने के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से लुओ चानफंग को पलटा। लो चानफंग की पीठ पर भी घाव थे। पता नहीं कब उसकी आंखें पथरा गई थीं। वो बेहोश हो गया। कड़ी मेहनत के बाद मैंने उसका इलाज पूरा किया। मैं पसीने से तरबतर थी। उसके पास बैठकर हांफने लगी और जब थोड़ी जान आई तो अपने दांत भींच लिए। मैं ऊपर से 2 क्विल्ट्स लेकर आई। एक नीचे बिछाया और उसे उस पर लिटा दिया, फिर दूसरे से उसे ढक दिया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लोचनफेंग टल्टो, घूम जाओ। लोचनफेंग ने लड़खड़ाते हुए अपनी आंखें खोलीं और मेरे धक्के का साथ दिया। वो पलट गया और आखिरकार क्विल्ट पर सीधा हो गया। मैंने दूसरा क्विल्ट उसके ऊपर डाला, फिर उसका सिर पकड़कर उसे मिनरल वाटर और मेडिसिन दी। मैंने उसे एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां भी दी। मुंह खोलो, दवा लेने के बाद तुम ठीक हो जाओगे। जब तक सब खत्म हुआ रात के 12 बज चुके थे। मैं मुड़ी और ऊपर से एक और क्विल्ट लेने गई। मैं लुओ चानफिन के बगल में ही अपना फुटॉन लगाने वाली थी। लुओ चानफिन बुरी तरह घायल था। उसे रात भर निगरानी की जरूरत थी ताकि वो यहां आधी रात को मर न जाए। मेरी बदकिस्मती तो छोटी बात थी, असली बात पैसे की थी। वो मेरी मल्टीपर्पज शॉप का इकलौता कस्टमर था। रात के पहले हिस्से में लुओ चानफेंग काफी शांत रहा, बिल्कुल एक मॉडल पेशेंट की तरह, बिना हिले डुले। पर रात के दूसरे पहर में उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। पहले तो वो एक कैटरपिलर की तरह छटपटाने लगा, फिर बेहोशी में बड़बड़ाने लगा। पहले वो चिल्लाया, पापा जल्दी जाओ, फिर बोला, मम्मी मत जाओ। क्या हो रहा है? माँ और बाप दोनों के लिए अलग बातें। एक कहता है जाओ और दूसरी कहती है नहीं। धत तेरी की। मैंने अल्कोहल से उसका टेम्परेचर चेक किया और उसे एंटीपायरेटिक्स दिए। मैं पूरी तरह थक चुकी थी। आखिरकार सुबह होते होते उसका बुखार उतरा और मैं भी ढेर हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने सामने एक बहुत ही हैंडसम चेहरा देखा। मैं अचानक चीख पड़ी जब मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा पेट्रन लुओ चानफंग है, तो मैंने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। मैं उठी। क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो? लू फेंग करवट लेकर लेटा था और क्विल्ट से ढका हुआ था। उसके गाल हल्के लाल थे, पता नहीं बुखार की वजह से या शर्म से। मिस, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैंने उन्हें कैंची से काट दिया और वहां फेंक दिया। तुमने उन्हें काटा? किसने? अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढने बाहर कैसे जाती? फिर मैं उन्हें क्या समझाती तुम्हारी पहचान के बारे में? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। तो फिर तुम क्या कहना चाहती हो? लुओ चानफंग ने अपने दांत भींच लिए। मिस, आपने मेरी जान बचाई है। मुझ लुओ के पास आपको देने के लिए कोई इनाम नहीं है। मैं खुद को आपको सौंपना चाहता हूँ। मैं झटके से खड़ी हो गई। ये सब कहानियां मुझे मत सुनाओ। मैंने बस तुम्हारी जान बचाई है, मेरा और कोई इरादा नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे सड़क पर कोई कुत्ता मिल जाए, अगर मैं उसे इतना घायल देखूंगी तो उसकी भी जान बचाऊंगी। वाह, क्या बेवकूफ़ी है, सोच रही है। मैंने कहा, क्या ऐसा नहीं है कि मैंने बस तुम्हारा शरीर देख लिया है? यहाँ हम इन बातों को इतनी अहमियत नहीं देते। अगर जान बचाने की बात हो तो देख लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इसे तवज्जो नहीं देगा। ज्यादा से ज्यादा शुक्रिया कहने के लिए एक गिफ्ट दे दो और बस। मेरी बात लगभग सीधी चोट थी। अब समझे? तुमने कितने लोगों को बचाया है, कितने नग्न पुरुषों को देखा है। बड़े भाई, तुम्हारा ध्यान गलत जगह पर है। मेरी आखिरी बात सुनो। बेशक, मैंने सिर्फ एक को ही बचाया है। मेरा देश बहुत सुरक्षित है। ऐसी चीजें जिंदगी में 2 बार नहीं होती। लो चानफंग के चेहरे के हावभाव थोड़े सुधरे। अब वो शादी की बात नहीं कर रहा था, बल्कि उसे किसी दूसरी परेशानी की फिक्र होने लगी। क्या यहाँ किसी आदमी का सामान है? हाँ, रुको 1 मिनट, मैं लेकर आती हूँ। सबसे पहले मैंने शेल्फ से आदमियों के अंडरपैंट्स का एक पैकेट लिया, उसे खोला और उसे दे दिया। ये तुम्हें फिट आ जाना चाहिए। ये क्या है? अंडरपैंट्स, यहाँ पहने जाते हैं। लॉ चानफंग को अभी भी उलझन में देख मैंने इशारा किया, यहाँ पहनते हैं। लॉ चानफंग फिर से शर्मा गया। उसने जल्दी से उसे लिया और पहनने के लिए कंबल के नीचे हाथ डाला। मुझे भी अजीब लग रहा था। तुम पहले इसे बदल लो। मैं तुम्हारे लिए एक शर्ट और पैंट्स लेकर आती हूँ। पिछले साल मेरे पिता के देहांत के बाद उनके ज्यादातर कपड़े जला दिए गए थे, बस एक जोड़ी याद के तौर पर बची थी। मैं ऊपर गई, उन्हें ढूंढा और लुओ चानफेंग को दे दिया। जब उसने उन्हें पहना तो वो कपड़े छोटे पड़ रहे थे। बहुत ही अजीब लग रहा था। तुम मेरे पिता से काफी लंबे हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद लाती हूँ। लुओ चानफंग ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया और खुद को कंबल से अच्छी तरह ढक लिया।
गर्मियों की शर्ट और शॉर्ट्स महंगे नहीं होते। एक सेट बस कुछ डजन युआन का आता है, तो मैंने 2 खरीद लिए। फिर सोचा सब्जियां और मीट भी ले लेती हूँ। इन दिनों बाहर ना निकलना ही बेहतर है। गोल्ड पेट्रन की सेवा करना सबसे ज़रूरी काम है। ये नए कपड़े हैं जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। इन्हें पहनकर देखो कि फिट आ रहे हैं या नहीं, और ये भी ताकि चलने में आसानी हो। तुम यहाँ कपड़े बदलो, मैं किचन में खाना बनाती हूँ। लू चान फेंग ने बात मान ली, और जब मैं किचन में जा रही थी तो उसकी नज़रें मेरा पीछा कर रही थीं। लुओ चान फेंग बहुत खाता है, इसलिए मैंने एक बड़ा बर्तन चावल बनाए, मीट के साथ बीन स्प्राउट्स पकाए और पिग ब्लड सूप तैयार किया। जब मैं खाना लेकर आई तब तक लुओ चान फेंग टेबल पर बैठा था। मैंने उसे एक नज़र देखा। उसके बटन्स अच्छी तरह बंद थे, तो मैंने सुझाव दिया, तुम्हें अभी भी चोटें हैं, बाद में मुझे तुम्हारी बैंडेजेस बदलनी होंगी। पैंट्स पहनना काफ़ी है, शर्ट उतार सकते हो। लुओ चान फेंग ने अपना सिर झुकाया और अपने कपड़ों को देखने लगा। जब आप मेरी बैंडेजेस बदलेंगी तब मैं इसे उतार दूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैंने उसे खाने के लिए कहा। उसके पीले पड़े होठ और धीरे धीरे खाने के अंदाज को देखकर मैंने ठंडी आह भरी। इन जख्मों के साथ तुम्हें ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे। तुमने कहा था कि तुम एम्परर से मिलने कोर्ट जा रहे हो। तुम्हें इतनी बुरी तरह किसने घायल किया? ये जरूर सेकंड प्रिंस का काम होगा। मैंने उसे हैरानी से देखा। तुम्हें ये कैसे पता, लुआ चान फेंग? वो धीरे धीरे खाते हुए शांत दिमाग से एनालिसिस कर रहा था। हिज मैजेस्टी मेरी मौत नहीं चाहेंगे आखिरकार। अगर मैं मर गया तो हिज मैजेस्टी को डर होगा कि मेरे पिता विद्रोह कर देंगे। मैं जिंदा हूं, इसलिए मरा हुआ होने से ज्यादा काम का हूं। क्राउन प्रिंस भी यही सोचता है। ये राज्य आखिरकार उसी का होगा। अफरा तफरी से उसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ सेकंड प्रिंस ही शायद चाहता है कि लुओ चान फेंग के बहाने मेरे पिता विद्रोह कर दें। मुझे डालियन डायनेस्टी के मौजूदा हालात समझ आने लगे। तो फिर अब तुम क्या करने वाले हो? मुझे अभी वापस जाना होगा। अभी? पर अगर तुम देर से पहुंचे, तुम पूरे जख्मों से भरे हो, क्या तुम ठीक हो? इस तरकीब से मुझे लगता है हिज मैजेस्टी किसी को मेरी सुरक्षा के लिए भेजेंगे। मेरे पास सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था, पर लुआ चान फेंग को कुछ और याद आया। हिज मैजेस्टी ने मुझे जेड रूही की एक जोड़ी और 500 गोल्ड टेल्स तोहफे में दिए हैं। 2 दिन बाद मैं वो सब तुम्हारे लिए ले आऊंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या आपने नहीं कहा था कि शुक्रिया जताने के लिए पैसे या चीज़ों की ज़रूरत होती है? ये कहते हुए लुओ चान फेंग ने अपनी नज़रें झुका लीं। मुझे एक पल के लिए बहुत अजीब महसूस हुआ, तो वो पहले ही सब समझ गया था। मैं हंसी और मान गई। उस वक्त एम्परर ने कहा था, ये जेड रूई की जोड़ी सगाई के तोहफे के तौर पर इस्तेमाल होनी चाहिए। अगर तुम मेरी जेड रूई लेती हो तो तुम मेरी हो जाओगी। तुम फिर कभी किसी दूसरे मर्द के शरीर को नहीं देख पाओगी। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। बैंडेजेस बदलने के बाद लुआ चान फेंग ने वो ड्रेसिंग इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसे कोई देख नहीं सकता, पर तुम्हारे घावों का क्या? जब मैं वापस जाऊंगा कोई मेरा इलाज कर देगा और पट्टी बांध देगा। ठीक है, इसका असर बढ़ाने के लिए इसे फिर से लो। लू चान फेंग ने फिर से आज्ञाकारी बनकर सिर हिलाया। मैंने उसे चिढ़कर देखा। ये उसकी साजिशी आज्ञाकारिता थी। वो सिर्फ तब दब्बू बनता था जब उसका मन होता था। अगर वो नहीं चाहता था तो बिना झिझक मना कर देता। लू चान फेंग की नजरें फिर से स्नैक्स वाली शेल्फ पर टिकी थीं। अब तक वो सब कुछ चख चुका था। उसे पता था कि सबसे ज्यादा टेस्टी क्या है। स्वाद याद आते ही उसके मुंह में पानी आ गया। मैंने देखा कि वो कहाँ देख रहा है और तुरंत मना कर दिया। नहीं, तुम अभी ये नहीं खा सकते। सोचना भी मत। जब तुम्हारे घाव भर जाएं तब आना, जो मन करे वो खाना। इन जख्मों के साथ पक्का हिज मैजेस्टी मुझ पर और कड़ी नज़र रखेंगे। शायद मैं कई दिनों तक वापस ना आ पाऊं। कोई बात नहीं, मैं यहीं रहूंगी। मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। जब भी आ सको सीधा चले आना। लू चान फेंग फिर से दब्बू और सीधा बन गया। मेरे पास शब्द नहीं थे, पर मैंने उसे टोका नहीं। ये कपड़े दूसरी तरफ जाने के लिए ठीक नहीं है। क्या कोई और कपड़े हैं? ओह, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद कर लाती हूँ। मैप पर मुझे एक डिस्गाइज शॉप मिली। मैंने वहां जाकर देखा तो हाँ, वहां बहुत सारे अच्छे कपड़े थे, बस बहुत महंगे थे। एक सेट हजारों का था। उसके ये सारे घाव आखिरकार कपड़ों को गंदा कर देंगे। कितनी बर्बादी है। आखिर में मैंने एक सर्वेंट्स आउटफिट का सेट चुना। मैंने 180 खर्च किए। जब मैं शॉप पर वापस आई तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। मैंने लुओ चान फेंग को कपड़े बदलने को कहा और खुद खाना बनाने चली गई। दोपहर को मैंने मिंस्ड बीफ और टमेटोज पकाए ताकि लू चान फेंग उसे चावल के साथ चम्मच से मिलाकर खा सके। अच्छी तरह खाने पीने के बाद लू चान फेंग ने विदा ली।
तो फिर मैं पहले वापस जाता हूं। लू चानफेंग धीरे धीरे उस गली से बाहर निकला। रात की जंग वाली सड़क को देखते हुए लाशें पहले ही हटाई जा चुकी थीं और रास्ते साफ थे। सड़क के दोनों तरफ की दुकानों से लोग कड़ी धूप में खड़े उस आदमी को देख रहे थे। सबको वो अजीब लगा। उसे गर्मी से डर नहीं लगता। और अगले ही पल वो आदमी जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। खून धीरे धीरे रिसने लगा। अगले कुछ दिनों तक मैंने हमेशा की तरह शॉप खोली, पर मैं अपनी नज़रें बैकडोर से नहीं हटा पा रही थी। वो इलेक्ट्रॉनिक वेलकम साउंड फिर कभी नहीं गूंजा। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन, हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।